सारी सिचुएशन के ऊपर राइट नाउ जहाँ पर हम खड़े हुए हैं हमें क्या समझना चाहिए, क्या उम्मीद करनी चाहिए? आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था। ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि फ्राइडे को नेगोशिएशंस का सेकंड राउंड जो है वो शुरू हो सकता है। अभी तक ऐसी कोई इत्तलात नहीं आ रही हैं, तो हमारे एक्सपर्ट की तरफ चलते हैं। क्या ख्याल है आपका? एग्जैक्टली हमारे गेस्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास आज व्यूअर्स डॉक्टर जमील साहब मौजूद हैं। और सर, सबसे पहले तो बिग ओल्ड गुड मॉर्निंग। जिस न्यूज़ के लिए मैं एक्साइटेड हूं और आपका ओपिनियन मैंने सुनना है उस चीज़ के ऊपर, वो ये है कि जो टोल टैक्स ईरान ने कहा है कि हमारे बैंक में हमें रिसीव हो गया है। अब दिस गिव मी गूस बम्प्स कि यार दूसरी तरफ से दुनिया इतना प्रेशर लगा के आ रही है और दिया किसने है? तो सर इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि इस टोल टैक्स की इंपॉर्टेंस क्या है और इस टाइम पे इस वॉर के अंदर और इस ब्लॉकेड की गेम के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस कैसे बनी? चले इसका पहले कानूनी अहाता कर लेते हैं कि ईरान ले सकता है या नहीं ले सकता है। इस वक्त तक ईरान ने जो सहारा लिया है और या लिया होगा, क्योंकि उसको अमेरिका तो नहीं मानता, और वो लिया होगा यूनाइटेड नेशंस लॉज ऑफ आईसीज का, और उसमें कुछ प्रोविजंस हैं जैसे कि उनका आर्टिकल 24 है, जिसके तहत ये किया जाता है कि जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन वाली कंट्रीज़ हैं जैसे ईरान है वो अपने रूल्स बना के, लेकिन उसको नोटिफाई करना पड़ता है, उसको दुनिया को बताना पड़ता है, और फिर वो उसमें अपने बहुत सारे पॉइंट्स डाल सकता है कि जो जहाज़ गुजर रहे हैं वो अपने क्या क्या तफसीलात देंगे, जो जहाज़ गुजर रहे हैं वो किस तरह गुजरेंगे, वो तमाम चीज़ें, और जहाज़ जो है उनकी गुजरने की क्या क्या कंडीशन होगी, वो सारी 24 के तहत दे सकते हैं, लेकिन उसको नोटिफाइड करना पड़ता है, वो नहीं किया है। तो ईरान इस वक्त माइट इज़ राइट वाले मामले पे चल रहा है कि अभी जब तक कि वो होता, और अगर वो हो जाता तब तो ठीक था, लीगल फ्रेमवर्क हो जाता। अभी ईरान जो है वो टोल टैक्स ले रहा है वो अपने इसलिए कि उसके पास हरमुज़ का कब्जा है और उसके पास एक यूनाइटेड नेशंस का इंस्ट्रूमेंट है, एग्रीमेंट है, जिससे वो जस्टिफाई कर सकता है कि वो ठीक ले रहा है। तो ईरान ने यही तो एक मुतालबा रखा है अपने 11 पॉइंट्स में भी स्टेट ऑफ हरमुज़ के हवाले से कि इसका हम एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएंगे, और ईरान ने पहले ही कह दिया कि स्टेट ऑफ हरमुज़ जैसे पहले फ्री फॉर ऑल था वो अब नहीं होगा। तो वो उन्होंने करके दिखला दिया और अनाउंस भी कर दिया। पहले भी इतलात आ रही थी कि वो टोल ले रहे हैं, लेकिन वो अनाउंस नहीं कर रहे थे। अब ईरानियन ने बाकायदा अपेरेंटली लग ऐसा रहा है कि ईरान की तरफ से स्पेशली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की तरफ जो सारी ट्रांसपोर्टेशन होगी वहाँ से, उसको जब तब्दील करने की वो बात करें, टोल टैक्स की बात करें, तो वो इंटरनेशनल और दुनिया के लॉज जो मुरव्वज हैं दुनिया के अंदर, उनको तब्दील करने की बात करें, बिकॉज दिस इज़ अ नेचुरल रूट। इसके ऊपर तो हम बात करते हैं, लेकिन जो ट्रंप की बात है वो ये कहते हैं कि हमारा ब्लॉकेड है, हमारा कब्जा है, और ईरान जो है वो तिजारत करने के काबिल नहीं रहा। इसके अंदर कितनी सदाकत है? नहीं, वो इसको इन दोनों चीज़ों को अलग-अलग देखना चाहिए ना। एक तरफ तो ईरान को सबकत हासिल है कि वो दूसरे पार स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो उसकी जुरिस्डिक्शन है उसमें वो बहुत मजबूत है, उसको निकालने के लिए बूट्स ऑन द ग्राउंड, और वो भी बहुत अरसा चाहिए, बड़े बॉडी बैग्स के लिए तैयार हों लोगों को, अपने फौजियों को अमेरिकन मरवाने के लिए। तो उस सूरत में शायद काफ़ी अरसे के बाद वो कर सकें, लेकिन वो दलदल में फंस जाएं। दूसरा इसका ये है जो दूसरे पार अब नया हॉर्मुज़ के हैं वो नेवल ब्लॉकेड है। इतला के मुताबिक एक प्रोफेसर मरंडी हैं, उनका मैंने कल पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा और उनकी वीलॉग भी देखी मैंने, वो बाकायदा अपने वीडियो फुटेज के ज़रिए बता रहे हैं कि जब ईरानियन मिसाइल्स ने हमला किया इन ब्लॉकेट वाले कुछ जहाज़ों पर, तो वो किस तरह रेंज से बाहर निकल के और दूर चले गए हैं रेड सी में। तो उनको पता है अमेरिकन को भी कि ब्लॉकेट भी ज़्यादा अरसा नहीं रह सकता, और ब्लॉकेट अगर रहा भी तो कारामद नहीं रह सकता कि रेड सी से वहाँ से रह के और फिर वो जहाज़ों की मॉनिटरिंग करें। कल उन्होंने हाई सीज में समुंदर में श्रीलंका के नज़दीक एक जहाज़ को उन्होंने कैप्चर किया है अमेरिकन ने। तो ये चीज़ डूएबल इतने ज़्यादा अरसे के लिए है नहीं। 2-3 रीज़न हैं इसके। ये तो बात ये है कि पहले जहाँ भी वो रेंज में आएंगे ईरानियन नुकसान पहुंचाएंगे अमेरिकन नेवी को, और अमेरिकन नेवी का चले अमेरिका बहुत बड़ी एक ताकत है, उसके पास ये सलाहियत है 2-4 अगर उसके नेवल शिप्स गर्क भी हो जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनकी जो इमेज पे फ़र्क पड़ेगा कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत और दुनिया की ऐसी ताकत कि जिसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, तो वो उस पर बड़ा उनको धक्का लगेगा। जैसे उनका जब थोड़ा कम नहीं है, वैसे तो ट्रम्प कह रहे हैं कि मैं किसी जल्दी में नहीं हूँ, दूसरी तरफ टाइम इसलिए कम है उनके पास, पूरे होने वाले हैं। टाइम इसलिए कम है
ये टाइम इसलिए कम है कि अमेरिकन सोल्जर्स वो ओवर फटीक नंबर 1, नंबर 2 $1 बिलियन का डेली का खर्चा उनका इसका जो जंग का आ रहा है, 2 चीज़, नंबर 3 ये जो एक्सटेंशन अभी वो अप्लाई करेंगे कांग्रेस में, नंबर 4 कि जो वहाँ जितनी ज़्यादा ग्रास रूट लेवल पर मुखालफत हो रही है महंगाई की वजह से, और जो पेट्रोल 3 गुना बढ़ गया है, 2 गुना बढ़ गया है उसकी वजह से, तो ये तमाम 5-6 प्रेशर्स का अगर अहाता करें तो अच्छा सर, प्रेशर्स में एक प्रेशर और भी है जिसके बारे में मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, रियल शॉर्ट एंड ब्रीफ मेरा सवाल, और वो ये है कि $2 बिलियन की तकरीबन ट्रेड होती थी हॉर्मुज़ के थ्रू। तेल तो आता जाता ही है लेकिन उसके अलावा भी ट्रेड होती थी, जो कि दूसरा वॉल्यूम इतना बड़ा नहीं है ट्रेड का। क्या ग्लोबल इकोनॉमी डेली 2 बिलियन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकती है कि वो आम आदमी तक झटका नहीं पहुंचेगा? नहीं, 2 बिलियन का तो इसको अगर दोबारा रिसर्च करवाएं तो ये जाके साल में इसमें कोई चंद ट्रिलियन बनते हैं इस ट्रेड के, क्योंकि टोटल ट्रेड जो है अगर देखा जाए तो ये ऑयल का ही नहीं है सिर्फ, जो कि 20 से 25% है, इसमें कोई तकरीबन 34% सल्फर है, इसमें कोई 30% हीलियम है, इसमें कोई 25% एल्यूमिनियम है, ये सारे के सारे। अब फिर सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें 45 to 50% फर्टिलाइज़र है, तो वो फर्टिलाइज़र की वजह से दुनिया में ये इस वक्त काश्तकारी के लिए बुआई का टाइम है, और वो उसमें कहत पड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये गैसोलीन की 25% भी जो है किल्लत है, और गैस की जो 40% 45% उसने खलबली मचा दी है, लोगों की जेबों पर इतना भारी पड़ना शुरू हुआ है कि वो बर्दाश्त से बाहर होते जा रहा है। तो ये सिर्फ 2 बिलियन वाली बात नहीं है, ये ट्रिलियंस में जाता है। 2 बिलियन तो एब्जॉर्ब कर सकती है दुनिया इसको, और इतनी सारे मुल्क मिलके एब्जॉर्ब कर सकते हैं 2 बिलियन। जी ये हम कितनी ज़्यादा तवक्को रखें? लेबनान से जो खबरें आ रही हैं कि जो जंग बंदी है उसके अंदर 3 हफ्ते की तौसी हो गई है, प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से ये कहा गया है कि अमन का बेहतरीन मौका है राइट नाउ इजराइल और लेबनान के दरमियान। जी हाँ, वो मेरी एक बड़ी टॉप से डिप्लोमेट से मुलाकात हुई है कल लेबनान के, और वो तो ज़ाहिर है खुश हैं इस बात पर कि वो बता रहे थे कि होने वाला है कल, तो वो हो गया शाम को। लेकिन वो हिजबुल्लाह वाली साइड जो है इस मामले में खुश नहीं है, ईरान नहीं खुश है, क्योंकि हिजबुल्लाह को इसमें इनवाइट नहीं किया गया, इन्वॉल्व नहीं किया गया। मेरी अपनी इतला के मुताबिक हिजबुल्लाह की इसमें मंशा शामिल थी कि ये बेशक अगर ये सीज फायर करते हैं तो उसको देख लेते हैं कि कितना उस पर पाबंदी करते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो लेबनान का उसने सुबह सवेरे बयान दिया है डॉक्टर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, रियली सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्योंकि आपने कहा कल आपकी लेबनानी एक डिप्लोमेट से मुलाकात हुई है, तो मैं आप ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होंगे इस बारे में। क्या ये जो निगोशिएट कर रही है टीम लेबनान की तरफ से, उसमें हिजबुल्लाह की तरफ से कोई स्टेक होल्डर है, हिजबुल्लाह का कोई रिप्रेजेंटेटिव है? यही मैंने बयान किया कि वो कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, इसलिए उनको एतराज़ था। लेकिन वो पैसिव एक्सेप्टेंस उन्होंने हिजबुल्लाह ने की है, कंडीशनल, कि अगर उसकी खिलाफ वर्जी इजराइल नहीं करता है, यानी कि वो अपनी फौजें जो उसने तकरीबन 23-24% ज़मीन कब्जा कर रही है सदन, और डेली जो है मसमार कर रहा है बिल्डिंगें हिजबुल्लाह की आबादी के, तो इसको उन्होंने कहा कि इनको फौजें विड्रा करेंगे तब सीज फायर का कोई मकसद होता है, वरना नहीं होता है अपने टैंक्स और फौजें। और यही प्राइम मिनिस्टर लेबनान ने आज सुबह बयान दिया है और कहा है कि जब तक फौजें वापस अपने बॉर्डर पे नहीं जाती इजराइल की, उस वक्त तक इस सीज फायर का कोई मकसद हद नहीं होता है। तो वो अभी भी सीज फायर तो हो गया, चलें गन गरज कम हो गई, लेकिन अभी मसला तो बाकी है। सर, थैंक यू फॉर टेकिंग योर टाइम आउट, और आपने हमें ज्वाइन किया।